बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने अवैध साहब को दावत दी थी अपने प्रोग्राम में और उनसे दरस निज़ामी की तालीमात के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की और माशाल्लाह से अवैध साहब ने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स की रहनुमाई की और बहुत से स्टूडेंट ने जो है अवैध साहब को अपने कमेंट्स के ज़रिए अप्रिशिएट किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर एक मरतबा फिर आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें सर अवैध साहब को एज ए इस्लामियत टीचर के तौर पर आप पेश करें और इस्लामियत के सब्जेक्ट्स की रहनुमाई हमें जो है सर अवैस की ज़बानी दी जाए। स्टूडेंट ने बहुत से सवालात भी दिए मुझे लिखकर और उनमें से मैं चंद एक दो का ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर इस्लामियत की तालीमात को क्लासेस में बहुत ईजी लिया जाता है, और एक स्टूडेंट ये पूछता है कि इस्लामियत के सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम जो है एक डिवीज़न इम्प्रूव करने के लिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा इस्लामियत की टीचिंग में हमें और मज़ीद क्या बेहतरी लानी चाहिए। तो ये बहुत से सवालात हैं मेरे पास। तो मैं जो है अपने आज के प्रोग्राम में सर अवैस साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इंतहाई कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और ये स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए हमें आज अपने कमेंट्स पेश करेंगे इस्लामियत की टीचिंग के मतलब, इस्लामियत की तालीमात के मतलब, और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वो इस्लामियत के सब्जेक्ट से वो कैसे अपनी डिवीज़न इम्प्रूव कर सकते हैं और इस्लामियत के सब्जेक्ट्स के से वो किस तरीके से अपनी दीन की इस्लाह भी कर सकते हैं। वैसा मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आप सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सा प्यार दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका जिन्होंने कमेंट्स पर आपको पर्सनली मैसेज करके, कॉल्स पे आपसे रब्ता किया और इंटरव्यू को सराहा, हमारी इस काविश को, बल्कि स्पेशली आप ही। और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यूट्यूब पे हज़ारों लाखों हैं व्यू देखने के लिए, बहुत से चैनल्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन वो हमारी तरफ उन्होंने फ़ोकस किया, हमें अप्रिशिएट किया, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस वो आपके चैनल को सपोर्ट करते रहें, इसी तरह हमारे साथ ज़रा मोहब्बत का जो रवैया है और जो ताल्लुक़ है इसको मज़बूत रखें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अवैस साहब से मेरा पहला सवाल यह है कि स्टूडेंट्स इस्लामियत के सब्जेक्ट को आसान समझते हैं जबकि इसका शुमार मुबादियात में होता है। इस्लामिया का सब्जेक्ट बेसिकली आसान तो है बाकी सब्जेक्ट की निस्बत, चूँकि हम जिस माशरे में परवरिश पाई और जिस मुल्क में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे तो आसान तो हमारे लिए है कि हम दीन इस्लाम को समझते हैं, इसके मुबादियात को समझते हैं, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम समझते हैं, तो उस एतबार से तो हमारे लिए ये आसान है। अगर आप कंपैरिजन करें इसका बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश वगैरह के साथ अगर कंपेयर करें तो है, शायद इसी वजह से बच्चे इनको ईज़ी ले जाते हैं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं सब्जेक्ट, मतलब जो केमिस्ट्री होगी, प्रैक्टिकल्स हो गए, तो बच्चे फिर उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और यही वजह है कि कम तवज्जो के बावजूद भी बच्चे इस्लामियात के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे इसमें ज़्यादा फोकस कर लें, इसलिए नहीं कि आपका सब्जेक्ट है, इसलिए कि इसमें जो आपको तालीमात दी जाती हैं, इसका एक-एक लफ्ज़ है, वो पीछे एक उलमा का एक बोर्ड बैठा होता है जिसको इन लफ्ज़ का इंतखाब करके ये सारे का सारा सिलेबस आपके लिए लेके आता है। तो इस पे आपने फ़ोकस करना है ताकि आपके लिए ज़ख़ीरा आख़िरत भी बन जाए और दुनिया में आपके लिए भी रहनुमाई का सामान बन जाए। अवैस साहब का कहना यह है कि इस्लामियत वाक़ई एक आसान सब्जेक्ट है अगर इंसान इसको अच्छे तरीके से समझा जाए, और वैसे साहब ये भी बता रहे हैं कि जो निसाब तरतीब दिया जा रहा है वो माहिरीन की निगरानी में तरतीब दिया जा रहा है और स्टूडेंट इसको बआसानी जो है समझ सकते हैं। वैसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस्लामियत के सब्जेक्ट से बोर्ड के इम्तिहान में डिवीज़न को इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि आप डिवीज़न को इम्प्रूव करते हैं और ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो कि बच्चों का फ़ोकस दिलवाते हैं। इसके जैसे खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, मैथ के अंदर किसी में आपका नंबर्स आपके पासिंग मार्क्स आ रहे हैं,
30% 40% जितने भी आप पासिंग मार्क्स उधर से ले रहे हैं, तो यही वो सब्जेक्ट होते हैं। उर्दू, SST होता है, पाक स्टडी होता है, इस्लामिक स्टडीज़, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आप वो एक एवरेज मतलब अच्छे नंबर ले सकते हैं उसमें। तो ये डिवीज़न को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। वैसा करें डिवीज़न को इम्प्रूव किया जा सकता है इस्लामियत के सब्जेक्ट से। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताया अवैस साहब, क्या मैट्रिक लेवल तक की इस्लामियत में दीन के बुनियादी कंसेप्ट से आप किस हद तक मुतमिन हैं? दीन के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स मतलब दीन के एतकादियात अगर तो है ना, तौहीद और रिसालत और ये, इनको तकरीबन हल्की सी तफासील के साथ इनको बयान कर दिया जाता है। अगर टीचर अच्छा समझाने वाला हो, लेक्चरर अच्छा हो और डिलीवर अच्छा कर रहा हो, तो जितना है बच्चों को समझाने के लिए मैट्रिक लेवल तक ये काफ़ी है। मतलब इसमें तौहीद है, रिसालत है, वो जो अक़ीदा आखिरत है, मलाइका के मुतल्लिक़, तकदीर के मुतल्लिक़, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, जिनके मुतल्लिक़ ईमान रखना है, बाकी जितने भी हम मिसाल देखते हैं वो इन्हीं से रेलिवेंट होते हैं एतकादियात के। तो ये काफ़ी इस तरह अखलाकियात के मज़ामीन भी शामिल है इसमें। तो वो काफ़ी हैं, मैं मुतमिन हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि पढ़ाने वाला टीचर वो परफ़ॉर्म अच्छा कर रहा हो, तो बच्चों को वो समझा रहा हो बात। ठीक है। वैसे मुझे ये बताएँ कि क्या आप प्राइवेट या गवर्नमेंट्स अदारों में इस्लामियत की तालीमात से किस हद तक मुतमिन हैं या बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं? मैं काफ़ी हद तक मैं मुतमिन हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि जितना भी थ्योरी ठीक है, दी जा रही है, तालीम सी थ्योरी ठीक है दी जा हमारे रही है। पास, इम्प्रूवमेंट हो सकती है इसमें, काफ़ी निसाब में चेंजिंग इस्तिलाहात होनी चाहिए, लेकिन इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो है इससे काफ़ी हद तक मैं मुतमिन हूँ। बस पढ़ाने वाला अच्छा फ़ोकस करके 100% दे के पढ़ाए इसको। ठीक है। अच्छा, एक वैसा मुझे ये बताएँ कि इस्लामियत की किताब में सबसे बेहतरीन मौज़ूआत आपकी नज़र में क्या होने चाहिए? एतकादियात और अखलाकियात। अखलाकियात फिर और इसमें काफ़ी आगे या अक़साम हैं, इनमें काफ़ी वो थोड़ा डेप्थ में जाएँ, आपको पता चलता है अखलाकियात में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। उसमें सिर्फ़ झूठ, ग़ीबत नहीं आता है, उसमें हुकूकुल इबाद में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अखलाकियात में आप उसको शुमार कर सकते हैं। जितना भी आपके लोगों के साथ मामलात हैं, ये सारे अखलाकियात में आते हैं। तो अखलाकियात को ज़रा इन पे फ़ोकस करना चाहिए। एतकादियात के बाद जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो हमारी जो अखलाकियात हैं, इस पे दरस देना चाहिए। ये 2 मौज़ूआत जो हैं, मैं कहता हूँ कि इन पे ज़्यादा ज़रा तवज्जो देनी चाहिए, और यही ज़्यादा हमारे लिए मौज़ू है। ठीक है। वैसे अब इस्लामियात की किताब में से वैसे तो जहाद के मौज़ूआत बहुत से शामिल थे, लेकिन अब उसको जो है स्किप कर दिया गया जी। है। क्या आज के दौर में जहाद की ज़रूरत बाकी नहीं रहती? नहीं, जहाद तो हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बतौर मुसलमान हमारे जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, उनमें से जहाद की वो जो है फ़र्ज़ियत पर, यानी कि जब मौका आ जाए अपने डिफेंस के लिए या ज़रूरत हो, उस वक़्त जहाद की फ़र्ज़ियत के हम कायल हैं। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात में शिरकत की, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तैयारी में हिस्सा लिया, रग़बत दी सबको। तो जब मौका हो और ज़रूरत हो, उस वक़्त हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए, इस्लाम की खातिर या इस्लामिक स्टेट के लिए। तो इवन इसमें जो शुहदा होते हैं, उनके मुतल्लिक़ बड़ी वो फ़ज़ाइल उनके बयान किए गए। तो इसके लिए तो ये नहीं है कि जहाद की फ़ज़ीलत नहीं है, या इस तरह से जहाद की ज़रूरत अभी भी है। और जब तक मुसलमान इंशाअल्लाह इस दुनिया में हैं, आखिरी क़यामत तक, तो इंशाअल्लाह आखिरी मुसलमान तक जहाद वो रहेगा। लेकिन जहाद की तालीमात जहाँ तक सिलेबस से ख़त्म की गई हैं, उसके मुतालिक अर्ज़ ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसे पहले के निस्बत अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा जहाद के मुतालिक तरग़ीब नहीं दी जाती। अगर सिलेबस के अंदर है भी है, तो इंस्टीट्यूट का फ़ोकस होता है कि लेक्चरार को क्या है कि इसका लेक्चर स्किप करवा दिया जाए, या ये सब्जेक्ट ही हटवा दिया जाए अंदर से। तो ये इस तरह का अलमिया है हमारे यहाँ के जिहाद की तालीमात को हमने बस पुश डाला हुआ है। आप समझते हैं कि इसकी तालीमात भी साथ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ बाकी हम मुबादियात का ज़िक्र करते हैं, हम एतकादियात, अखलाकियात, फ़ुरूई मसाइल जहाँ थोड़े बहुत तो हैं, वहाँ पे तो जहाज़ का भी वहाँ पे ज़िक्र आना जहाद तो चाहिए। हमारी बुनियादी जी, ज़रूरत है ना, जी, उसको जी। करना चाहिए। अच्छा, वैसा मुझे ये बताएँ कि स्कूल्स में इस्लामियत की तालीमात दी जाती है, लेकिन दीन से मोहब्बत का अमली मुज़ाहरा नहीं किया सिखाया जाता। दीन से लगाव का अमली मुज़ाहरे के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? नदीम साहब, बुनियादी तौर पे ना आप ये समझ लें कि ना सिर्फ़ स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, या सिर्फ़ जामियात में, किसी भी लिहाज से अपना दीन वो जो है तालीमी निज़ाम देख लें, उसमें ये फ़ुक़दान पाया जाता है कि हम अमल में बहुत पीछे हैं।
मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी थ्योरी को। हम जितना कुछ पढ़ते हैं उसको हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, अमल दरामद ही नहीं होता उसके ऊपर। तो उस पर हमें तवज्जो देनी है, चाहे हम दीनी जामिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम स्कूल से, हम कॉलेज से या किसी भी इंस्टीट्यूट से रखते हैं, तो हमें उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और तो उसके लिए वैसे जो मुझे ये बताएं ना कि इसकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए कि बच्चा जो है एक स्टूडेंट से अपने दीन से मोहब्बत करने लग जाए? क्या अमली हिकमत अमली होनी चाहिए? हिकमत अमली है कि पढ़ाने वाले इम्प्लीमेंट करवाएँ, सबसे पहले अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करें, फिर वो जो जिनको दरस दे रहे हैं इस चीज़ का वो उनसे इम्प्लीमेंट करवाएँ, गाहे-बगाए उनसे पूछते रहें, रहनुमाई करते रहें। दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, खुद अमल पैरा होंगे तो आपको जिनको कह रहे हैं तालीम दे रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके दिल में भी आपकी बात वो जो है रासी कर देगा, इंशाल्लाह वो भी अमल करना शुरू हो जाएँगे। ठीक है। वैसे मुझे ये बताएं कि इस्लामियात का स्टूडेंट एमए इस्लामियात तक अपनी तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन वो है किसी भी मज़हबी सरगर्मी को वो अमली जामा नहीं पहना सकता। इसकी क्या वजह? इसकी यही वजह है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता, स्टार्ट से ना करवाया जाता है। हमारे यहाँ निज़ाम जो है तालीम का वो ऐसे ही है, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो कि बस इसको इतना सिलेबस है, इसको कवर करना है, इतने के हमारे एग्ज़ाम होएँगे, क्वेश्चन जो है इनके रट लिए जाएँ, इनकी ये जो स्टोरियाँ हैं, ये थ्योरियाँ हैं, ये रट ली जाएँ, एग्ज़ाम पास कर लें, दैट्स इट। कोई लेना-देनी नहीं है हमारा इम्प्लीमेंट करने से, अमल दरामद से कि बिल्कुल किसी भी जामिया, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लें, इसका बहुत फुकदान है। जब तक अमल दरामद नहीं होगा, उस वक़्त तक आप किसी भी लेवल पे चले जाएँ, आप एमए की डिग्री भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो आप बेअमल ही रहेंगे। अक्सर हमारे यहाँ एक वो जुमला बोला जाता है कि पढ़ा-लिखा वो जो बेअमल है, वो इसी वजह से है, पढ़ा-लिखा जाहिल इसी वजह से है कि उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया जाता। उसको बस रटवाया जाता है, रटवा के एग्ज़ाम्स दिलवाए जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन वैसा भी इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है कि उसको जो है अमली तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सके? टीचर की है या स्कूल मैनेजमेंट सबकी की है, है या देखें, वालिदैन की है? इसमें बुनियादी तौर सबसे पहली जो दरसगाह होती है, वो घर होता है, वो उसकी वालिदा होती है, उसके वालिदैन होते हैं। सबसे वो बुनियाद थी बच्चे की तरबियत में, परवरिश में, ये तब से ही उसको आदत डालनी चाहिए थी कि आपने कोई भी आपको चीज़ अच्छी सिखाई गई, आपने ना सिर्फ उसको सुनना है, सर नहीं हिलाना, बल्कि उस पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर झूठ का कहा गया कि झूठ नहीं बोलना, तो नहीं बोलना, करके प्रैक्टिकली वालिदैन ये नहीं है कि बच्चे को कह दिया कि हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वालिदैन खुद कोई बाहर से दरवाज़ा नॉक करे तो कहीं बच्चे को कह दें कि उनसे कहें कि वो घर में नहीं है। तो आप बच्चों को खुद किस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं? खुद प्रैक्टिकली अमली तौर पे आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे उस पे अपनी थ्योरी पे, तो बच्चा क्या उससे असर लेगा? तो वही बात है कि जब टीचर, उस्ताद, कोई लेक्चरर जब तक खुद उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, सुनने वाला क्या असर लेगा? तबलीग का सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कहने से ज़्यादा, कौल से ज़्यादा आपका फ़ेल ज़्यादा असर रखता है। आप अमल को देख के लोग अच्छे रास्ते पे आ जाएँ। तो वालिदैन, असातिज़ा किराम, इंसान खुद, ये तीनों इसके वो जो है ज़िम्मेदार हैं। उनने खुद सोचना है कि अगर मुझे इस तरफ तरगीब नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, मैंने कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। वालिदैन इसके मुतालिक मसूल होंगे, यानी कि जवाबदेह होंगे। साज़ा है, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आपके पास बच्चा आता ही तालीम और तरबियत के लिए। हमारे यहाँ ये मसला है कि यहाँ पे सिर्फ़ तालीम दी जाती है, तालीम भी उस निसाब की दी जाती है जो मुख्तस किया होता है। उस इंस्टीट्यूट ने या उस बोर्ड ने किया होता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसका रुतबा है। तालीम है, तरबियत नहीं है। तालीम इतनी है, यकीन मानें कि हम अगर रिसर्च मकालाजात को, जो अगर हम इसको रद्दी के भाव भी बेचें ना, तो वो ख़त्म नहीं होता। बहुत रिसर्च है माशाल्लाह हमारी हो चुकी है थ्योरी के ऊपर, इम्प्लीमेंट नहीं है। तो वैसे वो इम्प्लीमेंट फिर कब होगा? कौन करेगा? इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? इस बारे में ज़रा कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो सर जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि घर में वालिदैन, असातिज़ा। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में असातिज़ा हाँ जी। और मैनेजमेंट भी साथ, और उसके जो दोस्त अहबाब हैं जिसमें वो बैठता उठता है, ये 3 जो चीज़ें हैं, वो अगर वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे, और वो चाहते हैं कि वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा दीन के जो बुनियादी उलूम हैं, दीन के शरई मसाइल हैं, उनको फ़ॉलो करे, लेकिन हम खुद ऐसा ना करें, बहुत मुश्किल है कि वो बच्चा इसको फ़ॉलो करेगा। असातिज़ा खुद नहीं करते, सिर्फ़ वो लेक्चर दे के चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जो हैं ये दीन की राह पे, दीन की वो लाइन पे चल पड़े, दीन की पटरी पे चल पड़े, ये बहुत मुश्किल है। जब तक आप खुद माहौल नहीं बनाएँगे वो वाला, घर ठीक, में, ठीक, किसी जामिया में, किसी ठीक। इंस्टीट्यूट में, तो उस वक़्त वो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। वैसे सबका कहना है कि जो अहम बात मुझे समझ में आई है, वो वैसे सब कहते हैं कि जी माहौल जो है वो बच्चे को प्रोवाइड किया जाए। अगर माहौल जो है उसको मिलता है इस्लामी माहौल, तो फिर वो ज़रूर सीखेगा।
बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा, वैसा मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस्लामियात की किताब में अखलाकी मौज़ूआत बहुत कम हैं, जबकि मुआशरे में अखलाकियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। जी, नहीं मौज़ूआत हैं, इख़्लाक़ियात के मौज़ूआत हैं, लेकिन बस बात वही है कि इसकी तरफ एक तो तवज्जो की ज़रूरत है, दूसरा उन पे इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। बात वही है, बार-बार अमल दरामद की ज़रूरत है, जब तक अमल दरामद नहीं होएगा, तो ये इख़्लाक़ियात के मौज़ू बढ़ा दें या कम कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने मौज़ूआत हमारे हैं मैट्रिक तक और वो ठीक है। वो ठीक हैं, काफ़ी हैं। मतलब झूठ, ग़ीबत, चुगली, मामलात के जितने भी टॉपिक हैं, तकरीबन सारे ही हैं, जो ठीक है। हमारे यहाँ माशरत में ठीक है। माशरे में पाए जाते हैं। मौज़ूआत सारे हैं, मज़ीद भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन जितने आ रहे हैं, क्या इन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं? सवाल ठीक ये है। है। ठीक जब है। अमल दरामद नहीं हो रहा कि 2-4 मौज़ूआत और डाल के क्या कर लेंगे? वैसे मुझे इस बात का जो है पता ये करना है कि स्कूल में सिर्फ़ इस्लामियात का सिलेबस कवर करवाया जाता है, जबकि अखलाकी तरबियत का फुक़दान रह जाता है। आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? जबकि इस्लामियात के तरबियत की ज़िम्मेदारी सारी टीचर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, जिक जब कि बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में गया है, तो वो ऑब्वियसली उसके मैनेजमेंट और टीचर्स पे ही ज़िम्मेदारी आयद होती है। क्योंकि वो बच्चा पढ़ने गया हुआ है, उसको जो सिलेबस कवर करवाना है, जो किताबें पढ़ानी है, वो उसके टीचर्स ने या मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है। टीचर के हाथ में भी सारा नहीं होता है। जो मैनेजमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे उसको डायरेक्शन देनी है, उसने वैसे ही लेक्चर डिलीवर करने होते हैं। तो इन दोनों को कसूरवार मैं ठहराऊँगा, इन दोनों की ज़िम्मेदारी आयद होती है, इन दोनों ने उनकी रहनुमाई करनी है कि किस तरह बच्चों को लेके चलना है और कौन-कौन सी यानी तालीमात कि देनी है। टीचर भी ज़िम्मेदार है इस चीज़ का, स्कूल बिल्कुल, मैनेजमेंट भी, बिल्कुल, कोई इदारा भी इसका ज़िम्मेदार है कि बिल्कुल। वो जो है बच्चों की इसमें आप वालिदैन को कसूरवार कह नहीं सकते। नहीं मतलब कह सकते। अ, ठीक है। 40 बच्चों की एक क्लास है, उसमें से हुँ। 2-4 बच्चों के पेरेंट्स अगर चले जाते हैं, ठीक कंप्लेन है। करते हैं, तो वो इतना मायना नहीं रखती है। स्कूल वाले या मैनेजमेंट उसको सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, इससे वैसा मुझे आप ये बताएँ कि किसी भी इदारे में नमाज की पाबंदी के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैट्रिक लेवल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो नमाज के करीब भी नहीं जाते हैं। तो क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? नमाज की ज़िम्मेदारी वालिदैन पे भी आयद होती है कि पाबंदी करवाएँ, और टीचर पे भी आयद होती है। अदारे में या स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर टीचर के लिए क्या हिकमत अमली या मैनेजमेंट के लिए क्या हिकमत अमली आप तजवीज़ करते हैं कि बच्चा जो है वो नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दे? हमारे यहाँ जो फर्स्ट टाइम की जो क्लासेस होती हैं ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सेकंड टाइम भी होती हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस की स्पेशली जो क्लासेस होती हैं, ये तो सुबह तकरीबन 7-8 बजे स्टार्ट होकर और 1 डेढ़ 2 बजे तक जाता है। इसके दरमियान सिर्फ एक ही नमाज़ आती है ज़ोहर की। और हमारे लिए बेस्ट वे है कि हम वो जो नमाज का इम्प्लीमेंट, जैसे नमाज हमारे लिए बुनियादी इबादत भी है, नमाज पर हम ईमान भी रखते हैं, एतकाद भी रखते हैं, और ये हमारा, हम समझते हैं हम पे फ़र्ज़ भी है, और कुरान अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हुई है। कुरान पाक में बार बार इस पर अल्लाह ताला ने ज़ोर फरमाया, ये हम पे फ़र्ज़ है। तो जब फ़र्ज़ है, तो हमने बच्चों को जब लेक्चर दिया, वेल बच्चों को थ्योरी, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया नमाज के बारे में, अब इस पे इम्प्लीमेंट करवाना है। वो कैसे करवाएंगे? स्कूल के अंदर एक जगह मुख्तस करें नमाज की, ज़ोहर का टाइम हुआ है, वैसे भी लास्ट में है, ज़ोहर के बच्चों को सबसे वज़ू करवाएँ, वज़ू करके वहाँ पे आप उनको प्रैक्टिकली नमाज़ पढ़वाएँ। एक बच्चा जमात करवाए, और फिर इससे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नमाज के लिए, जमात करवाने के लिए बाकायदा किसी इमाम की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी बच्चा, कोई भी साहिब खड़ा होके, जिसको नमाज के मसाइल का पता है, बुनियादी का, वो खड़ा होके नमाज पढ़ा सकता है। तो प्रैक्टिकली इस तरह बच्चों को, जो स्कूल या इंस्टीट्यूट, कॉलेज किसी में भी, तो वो यही एक तरीका है, ज़ोहर की एक नमाज आती है इम्प्लीमेंट। या दूसरा ये है कि आप उनसे डेली बेसिस पे पूछ लिया करें, कोई रजिस्टर रख लें कि जिस पे बच्चों को डेली बेसिस पे, जी कल जो गुजरा दिन था, सारे बच्चों में से किस किस ने 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, वो आप लिख लिया करें। इससे बच्चे किसी ना किसी तरीके से कोई मतलब मोटिवेशन, एक दूसरे से मोटिवेट हो कि यार वो 4-5 लड़के पूरा पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, वो 5 पढ़ के आए हैं, तो मैंने 4 क्यों पढ़ी। तो या कुछ शर्मिंदगी के मारे, या किसी तरीके से वो शुरू हो जाएँ। तो 2 तरीके मेरी जो समझ में आए हैं, वो ये है कि आप बच्चों से डेली बेसिस पे पूछ लिया करें, रजिस्टर रख लें कुछ इस तरह से। या ये है कि जो बेस्ट वे है, वो है प्रैक्टिकल। अमल सबसे बेहतरीन तरीका है तबलीग का। जब बच्चों को आपने इम्प्लीमेंट खुद करके, उस्ताद साहब देखें सामने खड़ा है, बच्चे सारे पीछे सब बना के खड़े हैं, और आपने नमाज़ पढ़ के बताया है कि नमाज़ इस तरह पढ़ते हैं और वेरी डेली गुड। बेसिस पे, तो यकीन माने ये सबसे बड़ा असर रखती है ये बहुत बात। अच्छा जी। वैसे आपने बहुत अच्छा जामिया जवाब दिया है। वो कह रहे हैं जी, टीचर और इंतज़ामिया दोनों की ज़िम्मेदारी है बच्चे की नमाज की पाबंदी करवाने की। अगर टीचर जो है उसको
इम्प्लीमेंट करवाता है, इंतज़ामिया भी उसका साथ दे, तो बच्चे ज़रूर नमाज़ की पाबंदी करेंगे। अच्छा, वैसा मुझे आप ये बताएँ कि इस्लामिया की तालीम मदरसे में भी दी जाती है, स्कूलों में भी दी जाती है। आप किससे मुतमईन हैं? बेहतरीन तालीम मदरसे में दी जा रही है या स्कूलों में? क्योंकि एक बहुत बड़ा निसाब भी है हमारे पास, सिलेबस भी है, बच्चे बोर्ड का इम्तिहान भी देते हैं। तो आप क्या समझते हैं किस अदारे में सबसे बेहतरीन तालीम है? देखिए, इस्लाहात दोनों में होने वाली हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों तरफ हैं। ठीक कुछ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनियावी तालीमी इदारों में हैं, लेकिन उनका जो फ़ुक़दान है दीनी जामियात में है। जी, मतलब आदाब इख्तिलाफ़ नहीं है, ठीक है, इसके मुतल्लिक़ तालीम दी ही नहीं जाती कि आपने इख्तिलाफ़ राय रखना है दूसरे से। आपके पास इल्म है, ठीक अपनी है, जगह है, इल्म है, लेकिन आपने इख्तिलाफ़ राय वो को उसका तरीक़ाकार ही नहीं बताया। ठीक है, यही वजह है कि हमें यूट्यूब पे दूसरे-तीसरे गली मोहल्ले में इवन बहस करने, 2 उलमा हैं, वो आपस में इतना माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, वो आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि आदाब इख्तिलाफ़ का पता ही नहीं। किसी से इख्तिलाफ़ राय रखने हैं, उसके आदाब क्या हैं, उसका हदूद क्या है, उसका दायरा कार क्या है। तो इस मुतल्लिक़ जैसे मदारिस में फ़ुक़दान है। दूसरे तरफ देख लें तो वहाँ पे दीनी जो तालीमात हैं उतनी डिटेल्स के साथ नहीं पढ़ाई जाती। सर्फ़ और नहव, ये जो बुनियादी हमारे वो जो उलूम हैं कि जिनके बगैर हम अपनी असलाफ़ की कुतुब को पढ़ ही नहीं सकते, उनसे फ़ायदा नहीं ले सकते, वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में नहीं है। ठीक, ठीक। तो दोनों में कुछ चीज़ें वो हैं, वो इस्लाह तो उधर होनी चाहिए। इस्लाह दोनों की तरफ होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं वैसे कहेंगे निसाब के हवाले से, तो निसाब ओबियसली जो दीनी मदारिस का है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो अगर आप कहते हैं तो मैं ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दूँगा दीनी जामियात को। दीनी दीनी जामियात को। जामियात को। ठीक है, वो अखलाकियात का फुक़दान दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। इल्ला माशाअल्लाह। ठीक है। वैसे बड़ा एक अहम सवाल है। मेरा जी चाहता है कि इसको बार-बार रिपीट करूँ। आपने इसका जो है बहुत अच्छे तरीके से जामिया जवाब देना है। मेरे लिए ये बड़ा मसला है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला है कि क्लासेस में स्टूडेंट्स को शरई मसाइल से आगाह नहीं किया जाता। क्या हफ़्ते में 1 या 2 पीरियड को शरई मसाइल के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ऐसे होता है, चूँकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट में एज़ अ लेक्चरार हूँ और इस्लामिक स्टडीज़ का होना तो ये चाहिए कि जैसे मेरे इल्म में बात लाई गई कि बाकी लेक्चरार जितने भी होते हैं वो मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में, वो यही होता है कि जो निसाब होता है उसको कवर करते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं। ये भी नहीं कि डिस्कस करते हैं, लेक्चर को डिलीवर करते हैं। डिस्कस करने और डिलीवर करने में बहुत फ़र्क होता है। कि आप बस वो डिलीवर करते हैं, बस वो करके निकल जाते हैं। बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, नहीं दीनी हुआ, मसाइल का नहीं जब पता वो होता, शरई निकल मसाइल। जाते हैं, हाँ, ये वह वो निसाब, ये निसाब के अलावा फिर वो कहाँ गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ जो बच्चों का थोड़ा मैंने रवैया रखा है वो इस तरह है कि वो मेरे से थोड़ा एक लिमिटेशन में रह के फ्रेंडली मुझसे पूछ सकते हैं, सर जी ये इस तरह से मसाइल हैं सिलेबस के अलावा, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको बताता हूँ। लेकिन ये है कि ये अपने जो एक सब्जेक्ट का जो टाइम है उसी के अंदर ही मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। जो आपका सवाल है वो उसमें बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा कि हफ्ते में 2 या 1 दिन, तो इस तरह मुख्तस कर दीजिए, यानी कि 1 या 2 लेक्चर बनते हैं। और मेरे ख़्याल में अगर 1 लेक्चर रखना है तो वो जुम्मे का दिन बहुत मुनासिब होता है, वेरी कि गुड। जुम्मे वाले दिन अगर हम उस लेक्चर की बजाय अगर हम फ़िकी मसाइल, फ़िकी यानी कि वो मसाइल के नमाज़, रोज़ा, हज यकीन माने बहुत से बच्चे हैं जिनको वुज़ू के फ़राइज़ का नहीं तरीके नहीं पता, पते, हाँ, गुस्ल के फ़राइज़ का नहीं नहीं पता। पता है। तो ये नमाज़ का तरीका क्या है वो नहीं पता। स्कूल जैसे आपने आगे कहा कि एमए इस्लामियात कर लेते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी सर जी, ज़ात पे। नमाज़े जनाज़ा नहीं आती नमाज़ लोगों को। जनाज़ा नहीं आती सारा हमने। जनाज़ा खड़ा हुआ है जी, और जी। वो कोई न जी, नमाज़े बिल्कुल है। जनाज़ा पढ़ाने वाला नहीं बिल्कुल होता। ऐसे ही है। मतलब दीन पढ़ा है 8-10 साल, लेकिन उस इदारे से पढ़ा है जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता ही इम्प्लीमेंट नहीं है। तो ठीक है। अगर आपके वालिदैन अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनमें से किसी एक का, दोनों का इंतकाल होता है, तो आपका सबसे पहला हक है कि आगे खड़े होके आप जनाज़ा पढ़ाएँ, अपने जनाज़ा भाई पढ़ा। का, अपनी ठीक, बहन का, ठीक, वालिदा ठीक, का, ठीक। जिसका भी। तो आपका हक है। आप इतना कुछ पढ़ने के बावजूद आप इस काबिल नहीं हैं कि आप आगे खड़े होके नमाज़ जनाज़ा पढ़ा सकें। 4 साथियों के साथ आप सफ़र में हैं, तो आप झिझकते हैं कि मैं आगे खड़े होके नमाज़ करवा लूँ, जमात करवा लूँ। सारे इंडिविजुअली अपनी-अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये फुक़दान है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़ात पे। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएँ कि मॉर्निंग असेंबली में इस्लामी तालीमात का कोई लेक्चर नहीं दिया जाता। महज़ तिलावत करवाई जाती है, नात पढ़ाई जाती है। तो क्या 5-10 मिनट का लेक्चर किसी भी मौज़ू पे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, जो हमारे माशरती मौज़ू होते हैं, अखलाकी मौज़ू होते हैं, क्या आप तजवीज़ करते हैं तमाम इदारों को कि वो 5 से 10 मिनट का कोई लेक्चर हफ़्ते में 1 या 2 बार जो है असेंबली में दिया जाए? हुँ। क्योंकि उस वक़्त असेंबली के अंदर पूरा स्कूल जो है उसको असेंबली को जो है कंडक्ट कर रहा होता है। जी, जी।
नहीं, ऐसा होता है, ये इसको मैं थोड़ा मार्जिन रखूँ तो तकरीबन 50% इंस्टीट्यूट में ये ऐसा इसका अरेंज हो किया जाता जाता है। है, अच्छा। होता है। लेकिन वो जो मैंने अमूमन देखा गया है जो करते हैं वो ये रखते हैं कि स्कूल्स के जो या कॉलेजेस के डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर उस स्कूल में कैसे रहना है ये फलाने मामलात को आपने कैसे करना, रूल्स और वही टर्म्स एंड कंडीशंस को रटवाया जाता है। ठीक है। बजाय इसके कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अखलाकियात को किस तरह लेके चलना है। जैसे आपने कहा कि किसी एक टॉपिक को डेली बेसिस पे आप 10 से 15 मिनट आप कोई बच्चा नहीं है इस मतलब के कैलिबर का, तो आप किसी स्टूडेंट को किसी टीचर को कह दें, कोई टीचर आए लेक्चर तैयार करके, वो 5 से 10 होना मिनट चाहिए। होना चाहिए अखलाकियात के मौजू पर। जो एतकादियात है यकीनन ये तो लेक्चर के अंदर ही इसको डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी डेप्थ होती है, इसमें गुफ्तगू करना पड़ती है, समझाना पड़ता है। एतकादियात को नहीं समझाया जाता, लेकिन अखलाकियात के मौजू को आप डेली कोई भी एक टॉपिक लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल बाहमी रवादारी है, इसके आप टॉपिक को लेके 10 मिनट या 5 मिनट आप बच्चों को अगर जामे अल्फाज के साथ और मौसर तरीके से बच्चों को अगर लेक्चर डिलीवर कर दें तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और ओह! आपने जो कहा हफ्ते में 2-3 दिन नहीं, डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। वैसे भी तो आधा घंटा बच्चों को खड़ा रखते हैं असेंबली में, तो अगर आप 5 मिनट ज़्यादा ले लेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं। मैं वैसे अब आपके इस आंसर को एप्रिशिएट करता हूँ कि आप तमाम इदारों को बता रहे हैं कि असम्बली के अंदर रोज़ाना या हफ़्ते में 2-3 मरतबा 5 से 10 मिनट तक जो है अखलाकी मौज़ू पे कोई ना कोई दीन का लेक्चर ज़रूर देना चाहिए। जी। अच्छा, वैसा मैं ये पता करना चाहता हूँ कि क्या स्कूल लेवल पर हिफ़्ज़ की बाकायदा क्लासेस का इंतज़ाम होना चाहिए और होता किया है। जा सकता है? हमारे यहाँ बहुत से इदारे हैं, मैं नाम चलें ले लेता हूँ, दार-ए-अरकम है, बैतुल हुदा है, दूसरे तीसरे स्कूल्स जो हैं, कॉलेजेस में नहीं इसका एहतमाम होता। जो स्कूल्स हैं इसमें होता है, लेकिन वो मेयार नहीं है हिफ़्ज़ का, जहाँ पे स्कूल्स में करवाया जाता है। कोई एक स्कूल भी मेरी नज़र में ऐसा नहीं गुज़रा कि बच्चे ने हिफ़्ज़ किया हो, मुकम्मल किया हो और उसको मंज़िल याद हो। मतलब कि उसको कुरान पाक सारा ज़ुबानी एक ही गो में वो सुना दे, या कम से कम एक-एक पारा करके सुना दे। ऐसा मुझे एक भी बच्चा नहीं मिला कि जिसने स्कूल से हिफ़्ज़ किया हो। और मदरसे से हिफ़्ज़ करने वाले का ऑब्वियसली वो सख्तियाँ भी झेलता है, वो उसमें पूरा माहौल ही हिफ़्ज़ का होता है। तो आपने स्कूल में करना है, तो स्कूल में फिर माहौल आप हिफ़्ज़ का ही रखें। ऐसा नहीं है आप स्कूल के माहौल में आप करें और बच्चों को हिफ्ज़ करवाएँ, ऐसे नहीं। स्कूल में करवाना चाहिए, लेकिन माहौल हिफ्ज़ का हो। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथमेटिक्स और एसएसटी, इस तरह के जितने भी हैं सब्जेक्ट 2-3, इनको सेकेंडरी रखें बच्चों के साथ। जो ठीक। हिफ्ज़ के बच्चे हैं, अब इसका शोबा खोलें, लेकिन हिफ्ज़ के बच्चों को ये उलूम सेकेंडरी पढ़ाएँ, 1 से डेढ़ घंटे के दरमियान इनको बस पढ़ा दें। इस तरह के वो ठीक है। टच में रहें कि हिफ्ज़ के बाद वो जब कंटिन्यू करें अपनी इस साइंस के सब्जेक्ट्स को, तो उनको कोई दिक्कत पेश ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप उनको टच में रखें, थोड़ा-थोड़ा उनको पढ़ाते रहें। ये नहीं है कि उनको बाकायदा ये साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ाते रहें, बाकायदा हिफ्ज़ भी करें। हिफ्ज़ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसको आपने माशाल्लाह पूरा से। फ़ोकस देना है, और जब तक पूरा फ़ोकस नहीं होगा, आप ऐसा चाहते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट भी हम पढ़ाते रहें, बच्चे पे इतना बर्डन डालें, अगले दिन वो हमें कोई 20-25 लाइनें भी सुनाएँ ला के, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे ने एक कुरान पाक को पूरा टाइम देना होता है, उसकी मंज़िल याद करनी होती है, उसकी सबकी याद करनी है, सबक याद करना है। तो अगर तो आप अपने इंस्टीट्यूट में उसका अरेंज कर सकते हैं और इतना आप में वो जिगर है, तो फिर आप इवन आप इसे दूसरे दीनी जामियात से रहनुमाई ले सकते हैं, वहाँ के असातिज़ा को बुलाएँ, मीटिंग करें उनके साथ कि हम इसको किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमारे स्कूल के निज़ाम में हमने इसको हिफ्ज़ को शामिल तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें कामयाबी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, वो आपको बताएँगे। आज तक इकट्ठे बैठे ही नहीं एक स्टेज पे, ऐसे एक प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जब इकट्ठे बैठेंगे, आपने ये मैं दूसरे देसी अल्फ़ाज़ में कह दूँ कि आपने ये जो शोबा है, ये चुराया है दीनी जामियात से, जो कि दीनी जामियात वाले करवाते हैं। अगर स्कूल वाले एक ही प्लेटफ़ॉर्म में, एक ही छत के नीचे, जहाँ से बच्चा साइंस के उलूम पढ़ रहा है, दूसरे उलूम, वहाँ पे कुरान पाक भी बराह रास्त उनके अल्फ़ाज़ को हिफ़्ज़ कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनका हक़ तो अदा करें, जैसे दीनी जामियात में हो रहा है, वैसे क्या यहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे यकीन माने 5-5 साल में बच्चों को कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाते हैं, और आता कख भी नहीं है उनको। उसका सही। हक़ अदा करके शोभा करें, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात। ठीक। अच्छा, वैसा मुझे ये बताएँ कि बहुत से स्टूडेंट जो है अपने मोहल्ले में, घरों में फ़ीमेल से पढ़ते हैं कुरान पाक। उनकी तजवीज़ ठीक नहीं होती है। तो क्या ये इस्लामिया टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं समझते आप, या स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि वो जो है स्टूडेंट्स को तजवीज़ का कोई अलहदा से पीरियड अरेंज करके दें, ताकि बच्चे जो है कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखने में आसानी पैदा हो सके? अच्छा,
इस्लामियात का टीचर और नाजरा का जो टीचर है इसमें फ़र्क होता है बुनियादी तौर पे। इस्लामियात का टीचर होता है कि जिसने उसूलुद्दीन पढ़े होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़े होते हैं, जिसने बाकायदा मदरस निज़ामी की हुई है, इसमें मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल पीएचडी की हुई है, उसकी फ़ील्ड ही अलग है। जो तजवीद के लिए या हिफ्ज़ के लिए होते हैं वो होते हैं कि जिन्होंने तजवीद का कोर्स किया होता है और हिफ्ज़ किया होता है, इनके लिए वही उन्हीं की स्पेशलाइजेशन है। ऐसे असाज़ा रखे जाएँ नाज़रा के लिए, होते भी हैं ऐसे, बहुत से कम स्कूल्स हैं लेकिन ऐसे होते भी हैं कि वो टीचर रखे जाते हैं, इनको हायर किया जाता है कि जो सिर्फ बच्चों को नाज़रा ही पढ़ाएँगे, इनकी तजवीद का ख्याल रखेंगे। स्कूल्स में होता है अरेंज, लेकिन अमूमन ये भी देखा गया है कि ज़्यादा स्कूलों में बल्कि ऐसे ही होता है कि जो बाकी सब्जेक्ट के टीचर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक स्टडीज़ का टीचर है, ज़रूरी नहीं है कि इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर की तजवीद अच्छी होएगी, ज़रूरी नहीं कि इस्लामिक स्टडीज़ का टीचर हाफ़िज़ होएगा। तो वो जो इस्लामिक स्टडीज़ का टीचर है उससे ये काम लेते हैं हिफ्ज़ का, तजवीद का, मतलब एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और सम टाइम ऐसा होता है साइंस सब्जेक्ट के टीचर को कहते हैं कि आप बच्चों को ज़रा नाज़रे का लेक्चर ले लें। तो आप स्पेशलाइजेशन देखें, स्पेशलिस्ट टीचर रखें, नाज़रे का कारी रखें, कारिया रखें, जो आके बच्चों को तजवीदी वो जो है कवायद समझाएँ, कवायद को फिर इम्प्लीमेंट करें कुरान पाक के ऊपर, आयात वेरी के गुड। ऊपर। ठीक है, कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। और अवैध साहब ने ये बताया कि इसका बाकायदा जो है वाक़ई इंतज़ाम होना चाहिए और पीरियड मुख्तस होना चाहिए ताकि जो है स्टूडेंट को तजवीज़ सीखने में आसानी पैदा हो सकता है। अच्छा अवैध साहब ये भी जो है कहा जाता है कि बोर्ड के इम्तिहान में हिफ़्ज़ के लिए हिफ़्ज़ जिन्होंने किया हुआ है उनको इज़ाफ़ी नंबर दिए जाते जी, हैं। बिल्कुल क्या ऐसा ये ही। वाक़ई बात दुरुस्त है और कितने नंबर दिए जाते हैं? जी, ये दिए जाते हैं, अभी तक स्टिल दिए जाते हैं और तकरीबन 15 से 20 नंबर होते हैं। इसके मतलब को क्लियर नहीं है लेकिन 15 से 20 नंबर जो होते हैं, जो हाफ़िज़ को दिए जाते हैं। और बाकायदा वो मेंशन होते हैं मेंशन सनद होते पे। हैं, लास्ट में मेंशन होते हैं, किसी सब्जेक्ट में नहीं डाले जाते। हुँ। टोटल मार्क्स जब कर देते हैं तो फिर उसमें डाल देते हैं किसी न किसी तरीके से। अच्छा। तो वैसे अब पाकिस्तान के तलीमी इदारों में नमाज की जगह का कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता। जबकि मैंने देखा है कि दूसरे इस्लामी ममालिक मलेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया और दूसरे इस्लामी ममालिक जहाँ पे हर इदारे ने अपने इदारे के अंदर जो है नमाज की जगह को मुख्तस किया गया है। तो आप क्या मशवरा देते हैं स्कूल इंतज़ामिया को? क्या ऐसा होना चाहिए कि एक बाकायदा जगह का इंतज़ाम किया जाए, जहाँ पे किसी भी वक़्त या नमाज के वक़्त जो है कोई स्टूडेंट्स या टीचर नमाज पढ़ना चाहे या बाकायदा कोई जुमात का एहतमाम किया जा सके? हुँ। तो आप क्या मशवरा देते हैं इंतज़ामिया को? स्कूल, कॉलेजेस, इसमें जो फर्स्ट टाइम कॉलेज की क्लास होती है और स्कूल, इसमें तो मैंने अर्ज़ किया है एक ही न नमाज़ का टाइम आता है ज़ोहर का। उसके लिए तो यही है कि एक जगह मुख्तस करें, होनी चाहिए, उसमें मुख्तस करके नमाज का और जमात का एहतमाम होना चाहिए। बल्कि एक से ज़ायद स्कूल में बच्चे ज़्यादा होते हैं, बारी बारी एक क्लास को बुला लिया, दूसरी क्लास को, तीसरी क्लास को, ऐसे बार बार जमात होगी, वहाँ पे एक जगह मुख्तस कर ली। बाकी जो कॉलेजेस वो हैं जहाँ पे सेकंड टाइम क्लासेस होती हैं, उनमें 2-3 नमाज़ें आ सकती हैं इसमें, तो उसके लिए बाकायदा ज़ाहिर बात है फिर जगह जगह करें, होनी चाहिए। जगह होनी चाहिए। और होता है यार, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ, कोई कितना भी सेकुलर इंस्टीट्यूट में चले, वहाँ आपको 5, 7, 10 ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि दीन पे बड़े अमल पैरा होते हैं, वो नमाज के लिए जगह ढूंढ रहे हो। समटाइम मैंने देखा है कि वो किसी पार्क में खड़े होकर कोई कपड़ा बिछाकर बगैर कपड़े के वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट्स में ऐसी जगह रखनी चाहिए। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में तो इसका ज़्यादा एहतमाम होना चाहिए कि वहाँ पे सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक क्लासेस होती हैं। कोई 3-4 वो सेशंस होते हैं, फर्स्ट टाइम क्लास, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो वहाँ तो हर तकरीबन 4 नमाज़ें होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे तो बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए इसका। क़ारी साहब मशवरा दे रहे हैं स्कूल इंतज़ामिया को कि वाक़ई जैसे दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर जो है कोई जगह जो है मुख्तस होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स आसानी के साथ जो है वो नमाज़ अदा कर सकें और अपने दीन के फ़राइज़ को मुकम्मल कर सकें। अब वैसे मैं ये पता करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये बताएँ कि मुस्तक़बिल में इस्लामियत के सब्जेक्ट को आप कहाँ देखते हैं? अगर थ्योरी की बात है, निसाब की, तो निसाब चल रहा है, ये ऐसे ही चल रहा है। लंगड़ाता है, टहलता है, जैसा भी चल रहा है। अगर तो ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। अगर तो इस्लाहात करेंगे और कुछ मौज़ूआत को डाल लेंगे, जैसे आपने कहा जिहाद ख़त्म ही होता है और जिहाद की तालीमात को ख़त्म, तो जिहाद के जैसे बाकी मज़ामीन हैं, अखलाकियात के मज़ामीन हैं, जिनको मज़ीद को शामिल कर लेना चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बात वही है, इम्प्लीमेंट आप करवा रहे हैं और ज़्यादा करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, आप करवा रहे हैं।
लेकिन अगर आप इन्हीं को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं तो ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा होगा। फिर यही है, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें क्या है। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट मज़हबी स्कॉलर बनना चाहते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट्स को बेहतरीन रहनुमाई ज़रा तफ़सील से बताएँ कि स्टूडेंट्स को कैसे म मज़हबी स्कॉलर बन सकता है? मैंने जो अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, अपनी इस थोड़ी-सी ज़िंदगी में जो ऑब्ज़र्व किया है, यकीनन मेरे से बड़े एक्सपर्ट होंगे, शयूख़ुल हदीस होंगे, प्रोफ़ेसर्स होंगे जिन्होंने 40-40, 50 साल पढ़ाया। अगर उनसे रहनुमाई लेंगे, वो यकीनन अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्वेशन जो मेरी है, मैं उसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैंने ये देखा कि दीनी जामियात का भी फ़ायदा है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका भी फ़ायदा है। आप दोनों तरफ से उलूम लें, डिग्री जो आपको ऑथेंटिसिटी है वो है यूनिवर्सिटीज़ की, और जो आपके उलूम की जो डेप्थ है, जो उसको समझते हैं, वो आप मदारिस से समझते हैं। तो दोनों को साथ लेके चलना है, लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार होता है, किस टाइम किसको लेके चलना है। मेरी जो ज़ाती राय है, वो जो आपने सर्फ़ और नहव पढ़नी है, बुनियादी उलूम पढ़ने हैं, वो आपने जामिया से ही पढ़ने हैं। साथ में आप बाद में शुरू कर लें मैट्रिक लेवल से, उसके बाद इंटर के बाद आप दरस निज़ामी के उलूम को पढ़ते जाएँ, साथ-साथ पढ़ते जाएँ। या आप 1-2 साल का इधर से स्टॉप कर लें, उलूम पढ़ लें। पहले 3 साल लाज़मी आप दरस निज़ामी से पढ़ें, उसके बगैर गुज़ारा नहीं, अगर आपने इस्लामिक स्कॉलर बनना है। पहले 3 साल इधर से लाज़मी पढ़ें, यूनिवर्सिटी के वो जो है तरतीब के साथ एनुअल सिस्टम पे आप उसको चलाते जाएँ। जब बीएस कर लें, बीएस के बाद उसको एमएस पे पीएचडी के लेवल उस वो आगे की स्टेजेस है, उसको आप तय करें। और जो मदरसे का है, ये जब आप जब मैट्रिकुलेशन से बाहर निकलते हैं, इंटर करते हैं, बीएस करते हैं, तो इसी के दौरान ही आपने दरस निज़ामी को मुकम्मल करना है। उस पे ज़्यादा फोकस होगा आपके बुनियादी जो ग्रामर है, उस पे, यानी कि सर्फ़ और नहव और बलागत पर, इस पर आपका हो। और जो दोरा हदीस है, जो लास्ट है, इस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बीच के जो उलूम है, ये माना रखते हैं, जो ज़्यादा जो है इनका रुझान जो फ़िक़्ह पे होता है, फ़िक़्ह में या हदीस पे, उसूल हदीस पे या फ़िक़्ह पे। फ़िक़्ह से मुराद है कि उसूल फ़िक़्ह भी आ जाएँगे, जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात के, या दूसरे इस तरह के जो प्रैक्टिकली लाइफ़ में इंसान को वो होते हैं, उसके मुतालिक ये सारे उलूम होते हैं। वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो ज़्यादा दरस निज़ामी के वो जो है ज़्यादा फ़ोकस करने का है, वो बुनियादी तौर पे उस पे है, पहले 3 साल, और ताकि आपकी बुनियाद अच्छी हो जाए। उसके बाद आखिर में जो दोरा हदीस है, ये 4 साल आपने इन पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी को आप एनुअल तरीके से आपको जाने दें। ठीक। अच्छा, वैसा मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुस्तक़बिल में दीन की खिदमत के लिए आपका ज़ाती एम क्या है? दिल में हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। करने को तो ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मोटिव है, जो एम है, वो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, और तो इंशाल्लाह मैं एक रिसर्च सेंटर का क़याम रखना चाहता हूँ, जिसमें बिला लिहाज़ मसलक व मशरब सारे आएँ, रिसर्च करें। उसमें जो कुतुब होंगी, वो हमारी बुनियादी और असासी कुतुब होंगी, हमारी इस्लाफ़ी। उसमें कोई वहाबी, कोई सुन्नी, कोई शिया नहीं होएगा। उसमें वो हमारी बुनियादी कुतुब है, जिससे सारे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और ना सिर्फ़ किताबों का मुहैया करना, बल्कि उस रिसर्च सेंटर में प्रॉपर रिसर्च सेंटर होगा कि जहाँ से कोई रिसर्च का कोई दुनिया को फ़ायदा हो। ये नहीं है कि जो पढ़ने आया है बस एक लाइब्रेरी की हैसियत से, ऐसा नहीं है कि उसका फिर बाकी जो तालीमी इदारे हैं उनको फ़ायदा हो, हम कोई रिसर्च करके उनको दें, कुछ इस तरह से फतवाजात हों। फिर दूसरा, फिर वहाँ पे उस रिसर्च सेंटर में मैं चाहता हूँ कि वो जो माहिरीन हैं, जो उलूम के माहिरीन, या कोई किताबों के जो कीड़े होते हैं, जिसको कहते हैं, कि 4-5 वहाँ बिठाएँ, जो आने वालों की रहनुमाई करें। जो जिस मुतालिक, जिस शोबे के मुतालिक किताब की रहनुमाई माँगता है, वो दें, जिस मसले के बारे में रहनुमाई माँगता है, वो रहनुमाई दें। इस तरह के रिसर्च सेंटर है, जिसकी तरफ मेरा ज़्यादा फ़ोकस है। उसके अलावा जो अ, दरस व तदरीस का इल्म व फ़ज़ल के साथ तो वैसे ही ताल्लुक़ है, दरस व तदरीस के साथ वो एक ज़ाती शुग़ल है, शौक़ है, तो वो शौक़ के साथ वो चलता रहना चाहिए उसका, यही। सुना है स्टूडेंट्स आपने कि सर अवैस साहब का जो है मुस्तक़बिल में उनका जो एम है वो एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर कायम करना है, जिसमें इस्लामियात की सही तरीके से तालीमात को का इनेकाद किया जा सके और स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। स्टूडेंट्स, आपको अवैस साहब ने बहुत अच्छी रहनुमाई दी है। मुझे उम्मीद है आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा, और मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला हम जो है अवैस साहब से पता कर लेंगे। मज़ीद आपकी कोई सवाल आपके ज़हन में हो, या किसी भी किस्म का कोई आपको उलझन हो इस्लामियात की तालीम के मुताबिक, आप मुझसे ज़रूर रब्ता मैं आपकी कीजिएगा। बात काट के ज़रा नाज़रीन को एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, नोटिस किया था आपने, नहीं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं।
तो मैं नाज़रीन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा, मोस्टली आपके स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ 2-4 स्टूडेंट्स हैं चाहने वाले, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर के चैनल को प्रमोट जहाँ तक हो सकते हैं आप करें, सब्सक्राइब करें इनकी वीडियोज़ को। आपको अगर अच्छी लगती हैं, आप इतना प्यार देते हैं, तो ज़ाहिर बात है आप जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो फिर दूसरों तक भी उसको फैलाएँ, उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन होता है उसकी वो क्लिक करें, और इस तरह जिस तरह से प्रमोट करते हैं सर को प्रमोट करें। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सर से मोहब्बत करते हैं, इवन पर्सनल में आप जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं इस मुतालिक, तो आप ये भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।